ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का यूनिट 3 जो कि है केमिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स का। उसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा। फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। ठीक है। इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वही रेशो होती है जो वाटर में होती है, इसलिए इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी केमिकल डिफिनीशन की बात करें तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। इसका मतलब ये है कि जब इसकी ब्रेक डाउन हो जाए, हाइड्रोलाइसिस हो जाए वाटर की मौजूदगी में, तो ये इधर अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप रिलीज करेगा, फंक्शनल ग्रुप रिलीज करेगा, यील्ड करेगा, और इसके साथ साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड अपॉन प्रेजेंस ऑफ देयर मोनोमर्स। ठीक है। 3 या 4 मेजर क्लासिफिकेशन है, मेजर क्लासेस है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है। मोनोसेकेराइड्स, सिंपल शुगर। सिंपल इनको इसलिए कहा जाता है कि जब इनकी ब्रेक डाउन होती है, जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये फर्दर किसी कंपाउंड में ब्रेक डाउन नहीं होती इसकी। ठीक है। उसके बाद हमने डाइसेकेराइड्स का पढ़ा था कि जब दो मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और साथ में ये डाइसेकेराइड बना देते हैं। ठीक है। जब दो मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है H और OH के मिलने से। उसके बाद हमने ओलिगोसेकेराइड की बात की थी। ओलिगो कहते हैं फ्यू को। इसमें 7 to 10 मोनोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर प्रेजेंट। फिर हमने पॉलीसेकेराइड्स की बात की थी। पॉलीसेकेराइड्स मेनी मोनोसेकेराइड्स जब आपस में मिलते हैं एक कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो उसको पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मोनोसेकेराइड्स या सिंपल शुगर्स, उनकी एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। ठीक है। गैलेक्टोज, सॉरी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अगर हम डाइसेकेराइड्स की बात करें तो उसमें आता है सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है। अगर ओलिगोसेकेराइड्स की एग्जांपल की हम बात करें तो उसमें आता है फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड और गैलेक्टो ओलिगोसेकेराइड। जबकि अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड्स की तो पॉलीसेकेराइड्स में आ जाता है ग्लाइकोजन, स्टार, काइटिन, सेल्यूलोज, ठीक है, और पेक्टिन वगैरह। ये सारे जो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अच्छा, अगर हम इसके बात करें इनके सोर्सेज की, हम ठीक है, तो जितने भी हमारे पास अनाज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनमें ये मौजूद होता है। इसके अलावा जितनी भी स्वीट टेस्ट वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, पल्सेस होती है हमारे पास, बीट्स हो गए, राइस हो गए, बिस्किट्स, बेकरीज, ये सारी की सारी यील्ड करती है क्या यील्ड करती है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। अगर हम इनकी सिग्निफिकेंस की बात करें, इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें इंसान की बॉडी में, तो इंसान की बॉडी में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ये इमीडिएट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है। हमारी बॉडी में एनर्जी हमेशा कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्म में ही एनर्जी ले सकता है। हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर कोई फेंटिंग वाला या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आ गया आपके सामने, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? उसके उसके माउथ में लड्डू फेंकना है या कोई भी स्वीट चीज। ठीक है। उस वक्त ये सही हो जाएगा क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा जल्दी होती है, इसकी ब्रेक डाउन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। आपको मैंने सलेवरी एमाइलेज का कहा था ना। ठीक है। सलेवरी एमाइलेज एक एंजाइम है जो कि कोई भी स्वीट चीज कोई भी स्वीट चीज हो, ठीक है, उसमें अगर एमाइलोज होगा, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये स्टार्च के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो उसको ब्रेक डाउन करके डायरेक्टली उसमें ब्लड में शामिल होकर ब्रेन तक पहुंच जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बात की थी कि ये मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। ठीक है। अच्छा, देन हम प्रोसीड हमने किया था लिपिड्स पे। ठीक है। तो लिपिड्स हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स आर नोन एज
ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, अगर हम ग्लाइसरॉल की बात करें तो ये हमारे पास अल्कोहल ग्रुप होता है। अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो इसमें होता क्या है कि इसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे चेन्स वाले हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल हो सिर्फ, विद टर्मिनेशन विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसलिए इनको एसिड कहा जाता है ना, फैटी एसिड्स। अच्छा, एसिड उनको कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप के साथ, हाइड्रोक्सिलाइन के साथ, और लेफ्ट साइड पे R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जिसके साथ कोई भी चीज अटैच होकर एक नया कंपाउंड बनाती है। फैटी एसिड के केस में, फैटी एसिड के केस में क्या होता है कि इसके साथ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन अटैच होते हैं। ठीक है। अच्छा, इंसान की बॉडी में जो फैट्स सबसे ज्यादा मकदार में पाया जाता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स किसे कहते हैं? जब तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक ग्लाइसरोल एटम के साथ कंबाइन हो जाएं तो ये जिस टाइप ऑफ फैट बनाते हैं, जिस टाइप ऑफ लिपिड बनाते हैं, उनको ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि जब लिपिड प्रोफाइल का डॉक्टर साहब हमें कहते हैं, ठीक है, हार्ट डिजीजेस वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्लूड होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, LDL HDL वगैरह ये होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड हमारे पास एबंडेंट फॉर्म है लिपिड्स की, जो इंसान की बॉडी में मौजूद होती है। उसके बाद हमने बात की थी फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन की। ठीक है, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये इतने अच्छे नहीं होते इंसान की सेहत के लिए बनिस्बत अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो टाइप ऑफ फैटी एसिड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी लिनोलेनिक एसिड है, लिनोलोइक एसिड है, अर्किडोनिक एसिड है। ठीक है, और इनमें कैपेसिटी होती है कि ये एक और कार्बन एटम को अपने अंदर एडजस्ट कर सके। ठीक है, तो ये दीज आर मोर बेनिफिशियल कंपेयर टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। स्टीयरिक एसिड हो गया और ब्यूटेरिक एसिड हो गया, ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, these are the examples, citric acid, these are the examples of saturated fatty acids। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब याद आ गया ना, अब हम वापस अपनी दुनिया में आ गए हैं, ताकि आज जब हम स्टार्ट करें तो हमें आइडिया हो, ठीक है, कि किस टॉप पे हम उतरे थे। अभी हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम लिपिड की बात करें क्लासिफिकेशंस की, इससे पहले हमने फैटी एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है लिपिड का, उसकी क्लासिफिकेशन की बात की। अब हम बात करेंगे लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, लिपिड्स में बी एसेंशियल फैटी एसिड्स और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, चूंकि चले खैर वो हेडिंग मैंने लिपिड्स की दे रही थी, वैसे ये फैटी एसिड्स, ये दोनों सेम बात है, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को देखें तो देखिए, एसेंशियल तो फैटी एसिड्स दो तरह के होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। नाम से पता चल रहा है कि ये जरूरी फैटी एसिड्स है, जरूरी इन अ सेंस कि खाने में ये लेना जरूरी है हमारे लिए, हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी या लिवर इसको बायोसिंथेसाइज नहीं करता। ठीक है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। ये कोई हैंड रेस कर रहा है, कोई क्वेश्चन है या उनसे रेस हो जाता है? अच्छा, तो हमारी बॉडी की जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारी सेल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए और उनकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए इंतहाई लाजमी होता है। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करती है, सिंथेसाइज करती है, सॉरी सिंथेसाइज करती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। अच्छा, तो उनको, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी बायोसिंथेसाइज नहीं करती, खाने से उनका लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होंगे? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होंगे जिनको खाने में अगर हम ना भी ले तब भी कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी इसको बायोसिंथेसाइज करती है। पामेटिक एसिड, ओलिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड्स इनकी एग्जांपल है। दीज आर नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, वाइल हमें खाने में लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड ये लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बायोसिंथेसाइज नहीं होती। बेस्ड अपॉन
द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, ठीक है, जिन जिन चीजों से ये मिलकर बना है, उस लिहाज से अगर बात की जाए तो लिपिड्स या तो सिंपल लिपिड्स होते हैं या कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड्स में आते हैं फैट्स और ऑयल्स, ठीक है, चर्बी और ऑयल्स वगैरह। इसके अलावा वेक्सेस, ठीक है, चिकनाई वाली जो चीज है, वेक्स को क्या कहते हैं, चिकनाहट ही कहते हैं ना। ठीक है, अच्छा, तो फैट्स और ऑयल्स, इसके अलावा वेक्सेस, ये सिंपल लिपिड्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है, वाटर की मौजूदगी में इसकी ब्रेक डाउन होती है, तो जो बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स के, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स, ये वो यील्ड करती है। फैट्स और ऑयल्स में बात ये होती है कि हमारे पास इतने लंबे चेन नहीं होते हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है, या एल्कोहल्स के, वाइल वेक्सेस आर मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंपेयर टू फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े से लॉन्ग चेन एल्कोहल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, इन दोनों टाइप्स को क्या कहा जाता है, ट्राइग्लाइसरोल्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये ईस्टर लिंकेज है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल की। ठीक है, अच्छा, जिस तरह दो या दो से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से आपस में मिलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह फैट्स और अल्कोहल सॉरी फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल के दरमियान जो बॉन्ड होता है उनको ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है या ईस्टर लिंकेजेस कहा जाता है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको ईस्टर का वर्ड आ जाए सामने, तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि फैट्स और ग्लाइसरोल आपस में, ठीक है, या स्फिंगोसिन वगैरह या जितने भी इसके नॉन फैटी एसिड्स कंपोनेंट्स हैं, इनके साथ ये मिलता है थ्रू ईस्टर लिंकेजेस या थ्रू ईस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप को कहते हैं कंपाउंड लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स जो कि ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स यील्ड करेगा। ठीक है, कंपाउंड लिपिड्स को वो वो टाइप्स ऑफ लिपिड्स होती हैं जो कि ग्लाइसरोल फैटी एसिड्स, ठीक है, इसके अलावा कोई और कंपाउंड ये यील्ड करे अपॉन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जब कंपाउंड लिपिड्स की ब्रेक डाउन होती है तो ग्लाइसरोल फैटी एसिड्स मिंगोसिन के अलावा, ठीक है, और और कंपाउंड ये यील्ड करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, उनको कंपाउंड लिपिड कहा जाता है, बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ नॉन फैटी एसिड कंपोनेंट्स। ठीक है, द कंपाउंड लिपिड्स में भी फॉस्फोलिपिड्स, अब देखिए नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि इसमें मेजर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेरिक एसिड या फास्फोरस इसमें प्रेजेंट होगा, इन एडिशन टू द ग्लाइसरोल फैटी एसिड्स और स्फिंगोसिन। ठीक है, मैं स्फिंगोसिन का ये वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, ये एक टाइप ऑफ एल्कोहल है। ठीक है, जिस तरह ग्लाइसरोल एक टाइप ऑफ एल्कोहल है ना, इसी तरह क्या कहते हैं, स्पिंगोसिन भी अ टाइप ऑफ एल्कोहल ही है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इनमें। ठीक है, अच्छा, तो फॉस्फोलिपिड में क्या क्या होता है या कौन कौन से कंपाउंड्स मिलकर फॉस्फोलिपिड बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्लाइसरोल फैटी एसिड्स होगा क्योंकि लिपिड्स हैं, फॉस्फेट ग्रुप तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, इसके अलावा एक अमाइनो एल्कोहल स्पिंगोसिन, ठीक है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, अगर ग्लाइसरोफॉस्फो लिपिड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनमें ये कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की। ग्लाइको निकला है ग्लाइकोजन से या ग्लूकोज से, जो कि क्या है, हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो अगर ग्लाइसरोल, स्पिंगोसिन और फैटी एसिड के अलावा कोई कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट भी यील्ड करे अपॉन द हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, या हाइड्रोलिसिस, तो ऐसे कंपाउंड्स को ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। मेनली जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के अलावा ग्लाइकोलिपिड्स या इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, ठीक है, तो वहां पर ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, और ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बॉडी में सरवाइव करते हैं या पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ लिपिड्स मौजूद है और लिपिड्स आसानी से मेटाबोलाइज नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वो है ना, रिच फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा, अच्छा, इसमें ग्लाइसरोग्लाइकोलिपिड्स है और स्पिंगोग्लाइकोलिपिड है बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल।
ठीक है। अगर अल्कोहल इसमें ग्लाइसरोल प्रेजेंट होगा, हम ग्लाइकोलिपिड की बात कर रहे हैं, आप कहीं लॉस्ट ना हो जाए, ठीक है, तो इसको फिर ग्लाइसरो ग्लाइकोलिपिड कहा जाएगा। लेकिन अगर अल्कोहल इसमें स्फिंगोसिन मौजूद है तो इनको कहा जाएगा स्फिंगोग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अच्छा, डिराइव्ड लिपिड्स किसे कहते हैं? डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं कि जब सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स की, ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं, ब्रेक डाउन के बाद हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको कहा जाता है डिराइव्ड लिपिड्स, अखज़ किए हुए। ठीक है, हमने कहा ना, हम अक्सर कहते हैं ना कि ये इस बात से मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूँ, या ये मैं ये नतीजा अखज़ करता हूँ। ठीक है, तो डिराइव्ड लिपिड्स क्या है कि जब लिपिड्स की, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कंपाउंड हो, उनकी ब्रेक डाउन के रिजल्ट में जो लिपिड्स, ठीक है, हमारे सामने होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स आर नोन एज द डिराइव्ड लिपिड्स। क्या क्या है इसमें? ग्लाइसरोल, फैटी एसिड, स्फिंगोसिन और कुछ स्टेरॉयड डेरिवेटिव्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। ठीक है। अच्छा, अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करें तो ये वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया ना, एक अमाइन अल्कोहल, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल, इसके अलावा ग्लाइसरोल या फिर स्फिंगोसिन, इसके अलावा फैटी एसिड्स और फॉस्फेट इसमें प्रेजेंट होता है। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, ये उनको स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, अगर हम इंसान की सेल की बात करें, सेल के अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड बाइलेयर से, ठीक है, और वो लिपिड बाइलेयर मतलब है कि दो लेयर्स हैं, ऊपर होती है एक नीचे होती है, इनके दरमियान में प्रोटीन, जिनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है, वो एम्बेडेड होते हैं, दंसे हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसका ऊपर जो बाहर वाला जो एस्पेक्ट है, बाहर वाली जो तरफ है, वो हमेशा हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा वाटर को अंदर आने बिल्कुल नहीं देता, और वाटर की जो कंट्रोल होता है या चैनल होता है वो हमेशा प्रोटीन के जरिए होता है। ठीक है, अल्बुमिन एक प्रोटीन है ना जो रिस्पॉन्सिबल है इंट्रासेलुलर उसके लिए, वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो लिपिड बाइलेयर, तो लिपिड बाइलेयर क्या, किस चीज से बनी होती है? वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, जो कि मेजर इंटीग्रल कंपोनेंट होता है ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन का। इसके अलावा अगर हम स्टीरॉइड्स की बात करें तो दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स, ये लिपिड्स की ब्रेक डाउन से डिराइव हुए हैं, अखज़ हुए हैं या हमें मिले हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कुछ 6 रिंग बेंजीन होता है, और 4 रिंग कंपाउंड मिलकर स्टीरोज या स्टीरोइड्स बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों ने कोलेस्ट्रॉल का नाम लाजमी सुना होगा, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये भी एक डिराइव्ड लिपिड्स है, ठीक है, और एग्जांपल है ये स्टीरोल्स की। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स, इसके अलावा स्टीरॉइड्स या सॉरी स्टीरोल्स, ये मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है इंसान के सेल की सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसके अलावा जो ज्यादातर जो स्टीरॉइड हार्मोन्स है हमारी बॉडी में, ठीक है, उनके लिए एज अ प्रिकर्सर काम करता है, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। इसका मतलब ये है कि जो बेसिक हमारे पास मटेरियल है इन स्टीरॉइड हार्मोन्स के लिए, वो कोलेस्ट्रॉल होता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक लिपिड है, ठीक है, एक कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड है। अच्छा, कौन कौन से हार्मोन्स हमारी बॉडी में स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं? किसी को याद है? स्टीरोइडोजेनेसिस, स्टीरोइडोजेनेसिस का नाम कभी सुना है? चले, FSH का नाम सुना है कभी? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम सुना है आप लोगों ने? एस्ट्रोजीन और प्रोजेस्टेरॉन का नाम सुना है? एस्ट्राडियोल का नाम सुना है आप लोगों ने? टेस्टोस्टेरोन का नाम सुना है? नाम सुना है कभी आप लोगों ने? जी सर। ये सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा, क्योंकि देखिए जितने भी सेक्स हार्मोन है ना, मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, तो सारे के सारे सेक्स हार्मोन ये डिराइव्ड होते हैं हमेशा एंड्रोजन से, और एंड्रोजन आता है कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, जो मैंने आपको वर्ल्ड
आपके सामने मैंने पेश किया है स्टीरॉयडोजेनेसिस का। ठीक है, ये होती है कन्वर्जन ऑफ वन एंजाइम एंड कन्वर्जन ऑफ वन स्टीरॉयड हार्मोन इनटू अनदर स्टीरॉयड हार्मोन, क्योंकि जीन सेम है ना, सबकी कोलेस्ट्रॉल ही तो है, बस सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये स्टीरॉयडोजेनेसिस होती है। इसके अलावा अगर हम एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करें, एड्रीनल ग्लैंड है जो कि लोकेट होता है ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। ठीक है, दो किडनी होती है, दो ही एड्रीनल ग्लैंड होते हैं उनकी। अगर हम बाहर वाले कंपोनेंट की बात करें, उसको एड्रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो तीन टाइप्स ऑफ हार्मोन्स निकालता है। पहले को कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, आप लोगों ने स्टीरॉइड्स का नाम तो सुना होगा लाजमन, कि स्टीरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल से सेहत के लिए सही नहीं होता। ठीक है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का। तो ये वही स्टीरॉइड हार्मोन्स रिलीज करता है, जिनमें आता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्रुप्स है ना, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं। ये हार्मोन्स के ग्रुप्स हैं, दो मेजर ग्रुप्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आते हैं आप लोग, अल्लाह आपका भला करे, कार्टिसोन हो गया, कार्टिसोल, और हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन के नाम से आता है कॉर्टिकोकॉर्टिसोन। ठीक है, पता नहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो गया सर को। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स है, और इनका इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कॉर्टिसोल की एक्टिवेशन एक्टिवेट करता है ग्लूकागोन को, और ग्लूकागोन क्या करवाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है। जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है हमारी बॉडी में, उसकी ब्रेक डाउन करके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा ये एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। सुना है ना आप लोगों ने, जितनी भी इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होती हैं, अगर हम मेनिंजाइटिस की बात करें, इंसेफेलाइटिस की बात करें, और इसके अलावा न्यूमोनिया की बात करें, नेफ्राइटिस हो गया, ठीक है, अपेंडिसाइटिस हो गया, तो आप लोगों ने डेक्सामेथासोन तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने लगाया होगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने सुलोकॉर्टिफ के नाम से जो आता है हाइड्रोकॉर्टिजोन, ठीक है, या सुलोमिड्रोल वगैरह हो गए, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये सारे के सारे स्टीरॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये स्टीरॉइड्स कौन से हार्मोन्स हैं, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। और स्टीरॉइड आज हमें पता चल गया कि ये असल में लिपिड्स हैं। ठीक है, डिराइव्ड लिपिड्स हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन डी की सिंथेसिस में। ठीक है, विटामिन डी जो वो हमारी बोन वगैरह के लिए और दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और वो है हार्मोन है जिन्हें मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहा जाता है। एक ये हार्मोन आते हैं उसमें अल्डोस्टेरॉन, एल्डेक्टोन के नाम से आते हैं। ठीक है, और ये बॉडी में सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाता है। ठीक है, चलिए किसी इंशाल्लाह अगर फार्माकोलॉजी में मौका मिला तो हम वो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम या मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कौन कौन सी फूड्स है जिनमें लिपिड्स मौजूद होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि जितने भी ऑयल्स फैट्स वगैरह हैं। ठीक है, अभी तो आजकल सोशल मीडिया में और इतनी एडवर्टाइजमेंट होती है कि सबको ही पता है कि कौन कौन से फूड्स ऐसे हैं जिनमें लिपिड्स होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ड्राई फूड्स हो गए और एनिमल सोर्सेज होंगे, ये आपके सामने हैं। अच्छा, फंक्शंस क्या है, ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैंने आपको कई दफा बताया है कि लिपिड का जब 1 ग्राम फुली मेटाबोलाइज होता है तो ये 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हार्ट के जो मसल्स हैं, ठीक है, उनके लिए लिपिड्स को फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग कोई ओआर में काम करता हो और आप लोगों ने ओपन हार्ट सर्जरी देखी हो, ठीक है, या केबेज वगैरह देखा हो, हार्ट को अपनी आंखों से देखा हो, तो उसके ऊपर हमेशा से, या जो मेल स्टूडेंट्स है हमारे, उन्हें कुर्बानी देखी होगी, उसके ऊपर हमेशा से ठीक ठाक वो होता है, फैट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट के मसल्स हमेशा लिपिड से एनर्जी लेते हैं। ऐसे ऐसे ये इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी के पास कोई गाड़ी हो और वो आम पेट्रोल की जगह हाई ऑक्टेन यूज करता हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन करती है। किस तरह करती है कि ये एक कुशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है ताकि फ्रिक्शन से इसको बचा सके। ये एक बेहतरीन इंसुलेटर है। ठीक है, हीट को हमारी बॉडी में रिजर्व करने के लिए सबसे बड़ा रिजर्वायर लिपिड्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, जैसी सर्दी स्टार्ट होती है तो मोस्टली चाहे बच्चे हो या बड़े हो, बूढ़े हो, हर उम्र के बच्चे हर उम्र के जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उनके आंखें थोड़ी सी नीचे चली जाती है और ऊपर जो यहाँ मैक्सिला है ये ऊपर आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्दी में हमारी बॉडी को हीट की जरूरत होती है। बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है ना, तो हमारी बॉडी को तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करना पड़ता है हर हाल में। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जो लिपिड्स होता है, ठीक है, उसको मेटाबोलाइज करना, उसको कम करना शुरू कर देती है और हीट रिलीज करती है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इसलिए हमारे जो चेहरे के जो मैक्सिला है, ठीक है, वो निकल आना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर कोई लोग अपना
लिपिड कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, फैट्स वगैरह फैट लॉस करवाना चाहे, वेट लॉस करवाना चाहे, तो सर्दी उनके लिए बेहतरीन मौसम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने सेल मेम्ब्रेन का जिक्र कर लिया, प्रिकर्सर फॉर हार्मोन्स की हमने बात करी। प्रिकर्सर का मतलब ये है कि ये इनके जो आबा व अजदाद हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि ये इन्हीं से डिराइव हुए हैं, ठीक है। और हार्मोन जिन अब मैंने आपको सबके फंक्शंस गिनवा दिए हैं, तो ये सारे के सारे लिपिड्स के फंक्शन है। यहाँ तक क्लियर है सबको? लिपिड्स में किसी को कोई इशू तो नहीं है, ताकि हम प्रोसीड कर सके प्रोटीन्स के साथ, जो कि हमारा लास्ट कंपोनेंट है टुडेज लेक्चर का। जी 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 हाँ, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेरी हो, अब भी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप लोग की समझ में ना आया हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में ना पूछे, क्योंकि प्रोटीन तो अभी तक हमने, प्रोटीन हम अब स्टार्ट करेंगे। जी, कोई इशू नहीं है। चलिए लेट्स प्रोसीड विद प्रोटीन्स। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, प्रोटीन देखिए, ग्रीक वर्ड है प्रोटियस से निकला है ना, प्रोटियस, ठीक है। इसका मतलब है कि बहुत कीमती, हाई रैंक, ठीक है। साइंस में तरक्की मोस्टली ग्रीक्स और लेटेंस ने ही की है। मुसलमानों की हिस्ट्री तो सारी मंगोल वो बहा ले गए थे ना दरिया दजरा और फुरात में, तो इसलिए हमारे पास जो ज्यादातर टर्मिनोलॉजीज वगैरह होती है वो ग्रीक और लैटिन होती है, ठीक है। अच्छा, तो प्रोटीन प्रोटियस से निकला है, जिसका मतलब है कि हाई रैंक, कोई ऐसी चीज जो जिसकी हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो, सबसे इंटीग्रल कंपोनेंट हो हमारी बॉडी का, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स आर नोन एज अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये मोनोमर्स हैं प्रोटीन्स के लिए। इसका मतलब ये है कि जब प्रोटीन टूटेंगे तो ये किस में टूटेंगे? अमाइनो एसिड्स में। जी, कुछ पूछना चाहती हैं आप मैडम? हम्म, या वैसी गलती से माइक अनम्यूट हो गया। अगर सिग्नल का इशू है तो आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। अच्छा, अभी तक तकरीबन 300 तक अमाइनो एसिड्स नोन है नेचर में, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, इनमें इनमें 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मिलकर हमारी बॉडी के लिए इंतहाई लाजमी प्रोटीन्स बनाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट हो। उन 20 प्रोटीन्स को कहा जाता है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और यही 20 अमाइनो एसिड्स डिफरेंट सीक्वेंसेस में मिलकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंग्लिश के टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? जी, ए टू जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच टू एक्स वाई जेड, ये कितने हैं टोटल? 26। वेरी गुड। अच्छा, 26, ये सबको याद है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, हमारे पास आप लोगों को अंदाजा है कि कितने तक वर्ड्स अभी तक दरियाफ्त हो जो हम यूज करते हैं? काउंट कर सकते हैं हम अपने वर्ड्स को? नहीं कर सकते ना, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये इन्हीं अल्फाबेट से आए हैं, सिर्फ इनकी सीक्वेंस डिफरेंस है, डिफरेंट है ना। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे नाम की अगर बात करें तो SHAKIR, ठीक है। अगर हम बात करें उमर की, UMAR, ठीक है। इसके अलावा कोई भी फीमेल हो, कोई भी फीमेल हो, निगत, फॉर एग्जांपल NIGHAT, ठीक है। अब देखिए, ये डिफरेंट वर्ड्स बन गए, ठीक है, बाय एडजस्टिंग द सीक्वेंसेस ऑफ द अल्फाबेट्स। बिल्कुल इसी तरह जब ये अमाइनो एसिड्स वेरियस सीक्वेंस में आपस में मिलते हैं तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं, जिनका बॉडी में अलग अलग रोल होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है इनका, क्योंकि अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग डिफरेंट होती है। आई होप कि मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। अच्छा, अगर हम इसके बिल्डिंग ब्लॉक जो कि अमीनो एसिड है इसकी बात करें, तो इसमें इंतहाई सिंपल इंतहाई सिंपल अच्छा, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर इंतहाई सिंपल होता है,
ठीक है। दो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, एक अमाइन ग्रुप है NH2, ठीक है, और दूसरा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ऑलरेडी पता है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अमाइन ग्रुप का मैंने आपको स्टार्ट में बताया था NH ग्रुप, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है अमाइन ग्रुप, ठीक है। एक होता है इसके साथ हाइड्रोजन और एक को कहते हैं आर साइड चेन। अब देखिए, जो 20 अमाइनो एसिड्स आपस में डिफरेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इस आर ग्रुप की वजह से डिफरेंट है। बाकी अमाइन ग्रुप, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये कार्बन के साथ अटैच होंगे। ये इनका फिक्स स्ट्रक्चर है, ये कांस्टेंट स्ट्रक्चर है। एक अमाइनो एसिड एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होगा इस आर चेन की वजह से। आर चेन में डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल जब मिलेगा तो वो इस अमीनो एसिड को एक अलग शनाख्त देगा, एक अलग नाम देगा, एक अलग प्रॉपर्टी देगा। आई होप कि अमीनो एसिड के बारे में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि ये क्या होते हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो ये प्रोटीन्स बनाते हैं। अमीनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है, एक अमाइन ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है, जबकि एक आर साइड चेन होता है, ठीक है। साइड चेन ही एक यूनिक शनाख्त देता है अमाइनो एसिड को, ठीक है। चलिए, ये देखिए, सिर्फ नाम देख ले, सिर्फ नाम देख लें, ये हम देख लेंगे। ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, ये अमाइनो एसिड्स हैं और ये 20 अमाइनो एसिड है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी के में मौजूद प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ नाम को सुन ले, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों को कभी ये वो ना लगे, कोई डिफरेंट, कोई अजीब सी चीज ना लगे। ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूकीन, आइसोल्यूकीन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलेनिन, प्रोलीन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पर्जिन, ग्लूटामिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टीडीन, ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। ये जब वेरियस सीक्वेंसेस में आपस में मिलेंगे तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। अब ये प्रोटीन आपस में किस बॉन्ड के जरिए मिलते हैं, उस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड कहा जाता है उनको, पेप्टाइड बॉन्ड। सिंपल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की तरह ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हाइड्रोक्सिल आयन और अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन आयन आपस में मिलकर वाटर रिलीज कर लेते हैं, दो अमाइनो एसिड को आपस में मिला देते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं इसको।